हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बच्चों, अब आपके 11th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बच्चे 12th में आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैक्रो पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे सीबीएसई बैकग्राउंड से हैं, जो 12th में आए हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स कॉमर्स ऑप्ट किया है या ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है, वो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं और जो 12th में हैं, उनके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है। तो यानी कि जो बच्चे सीबीएसई बैकग्राउंड से हैं, 12th में हैं, चाहे वो कॉमर्स से हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज से हो, उनके लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं और 12th में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो बेसिकली जिन बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसके लिए ये बेस्ट चैनल है। समझ में आया? तो देखो बच्चों, धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। एज सून एज जैसे ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर 1 है, टॉपिक 1 है, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि हमारी इनकम का फ्लो किस फॉर्म में? सर्क्यूलर फॉर्म में। हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो जो हो रहा है वो सर्क्यूलर फॉर्म में हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। पहला हाउस होल्ड में कौन आएंगे? कंज्यूमर्स। सेकंड फर्म्स आएंगी, इसमें कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स। थर्ड आएगी गवर्नमेंट और फोर्थ आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। इस टॉपिक में सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें 2 सेक्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। यानी कि जो हमें फ्लो पढ़ना है इनकम का, वो 2 सेक्टर के बीच पढ़ना है। वन साइड इज हाउस होल्ड एंड वन साइड इज फर्म। तो देखिए, मैं आपको चार्ट बना के बताती हूँ कि कितने इजी तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए, एक तरफ मैं ले रही हूँ फर्म्स और दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ हाउस होल्ड। ठीक है, यहां मेरी इकोनॉमी है, मतलब मैंने ये बताया है आपको, क्योंकि मुझे सर्क्यूलर फ्लो में पढ़ना है। तो फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच कैसा मोशन होगा, कैसा मूवमेंट होगा? सर्क्यूलर मोशन। अब देखिए, बीइंग अ फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, अगर कोई प्रोडक्शन करेगा तो उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड होगी। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल भी आ सकता है, रॉ मटेरियल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये फर्म के पास तो नहीं होंगे, ये कहां से आएंगे? हाउस होल्ड से आएंगे। कैसे आएंगे? मान के चलिए एक हाउस होल्ड ने बोला कि मेरे पास लैंड बेकार पड़ा हुआ है, आप रेंट पे ले लो। तो मैं फर्म ने वो रेंट पे ले लिया लैंड। और लेबर हाउस होल्ड से आ रही है। कैपिटल, बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो सेविंग करके रखते हैं, तो वहां से क्या जनरेट हुई? कैपिटल जनरेट हुई। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कहां से आ रहे हैं? हाउस होल्ड से आते हैं। तो बेसिकली मैं ये बात करूं कि जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो फर्म को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो कहां से आएंगे? हाउस होल्ड से आएंगे। और हाउस होल्ड कौन है? जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के बीच में से ही आएंगे। तो यहां से हाउस होल्ड से फर्म को क्या गए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर सर्विसेज गई। क्या गई? फैक्टर सर्विसेज। वो सर्विसेज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आ रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। यानी कि हाउस होल्ड ने
फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराई? फैक्टर सर्विसेज। समझ में आया? अब ये जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड कराई है, तो ये फ्री में तो नहीं कराई होगी, कोई भी काम फ्री में नहीं करता, कुछ तो बदले में चाहिए ना। यस, तो फर्म उन्हें बदले में क्या करेगी? पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी? तो उसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। अब देखिए, यहां से हाउस होल्ड से फर्म के बीच में, फर्म तक क्या पहुंचे? फैक्टर सर्विसेज। यानी कि जैसे ही फर्म को फैक्टर सर्विसेज मिली, फर्म ने क्या स्टार्ट कर दिया? प्रोडक्शन। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन फेज। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फेज। जैसे ही फर्म को फैक्टर सर्विसेज रिसीव हुए, फर्म ने क्या स्टार्ट कर दिया? प्रोडक्शन। एज द प्रोडक्शन कंप्लीट, फर्म ने क्या किया? हाउस होल्ड को पेमेंट किया, जिसको हमने बोला फैक्टर पेमेंट। तो जैसे ही पेमेंट हुआ तो हाउस होल्ड वालों की क्या हुई? इनकम हुई। तो इसे बोलेंगे इनकम फेज। क्या बोलेंगे? इनकम फेज। यानी कि दो फेज हो चुके हैं जनरेट, प्रोडक्शन फेज और इनकम फेज। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया, मनी आ गया, तो अब क्या हाउस होल्ड क्या करेगी? उसे सेविंग करेगी, खर्च करेगी, क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास मनी है तो मैं उसे उसका कंजप्शन करूंगी, उसे खर्च करूंगी, एक्सपेंडिचर करूंगी। तो और ये मैं मान के चलूंगी कि हाउस होल्ड जो है वो सेविंग नहीं कर रही है, सेविंग जो है जीरो है। ये मैं असम्पशन लेके चल रही हूँ यहाँ पे कि जितनी हाउस होल्ड की इनकम हुई है वो सारा का सारा पैसा खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। तो हाउस होल्ड वापस से एक्सपेंडिचर करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंजम्पशन आएगा। कंजम्पशन किया ना, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर फेज। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर फेज। तीन फेज हैं जिसमें इनकम का फ्लो होता है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। अब हाउस होल्ड ने कंजम्पशन किया तो वापस मनी घूम के कहां पे आ गया? फर्म के पास आ गया। अब बदले में फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी? गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? तो देखिए ये क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है किसका? इनकम का। किसके बीच में? दो सेक्टर्स के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर की इकोनॉमी के बीच जो भी इनकम का फ्लो हो रहा है सर्क्यूलर वे में, दैट इज सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट 1 है। ठीक है, जो भी हमारा स्टार्टिंग है चैप्टर का वो यहीं से है कि कैसे सर्क्यूलर का इनकम का फ्लो होता है दो सेक्टर्स के बीच में। तो आप दोबारा देख लीजिए, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो रहा है। सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे फर्म को, और फर्म बदले में क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट करेगी। फिर उसके बाद हाउस होल्ड की इनकम होगी, इनकम फेज आएगा। उसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो एक्सपेंडिचर फेज आ गया क्योंकि कंजम्पशन करेगा। उसके बदले फर्म क्या देगी? गुड्स और सर्विसेज देगी। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो इनकम होगी वो मैं और आपको बता दूं कि लैंड, जैसे हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली इनकम कौन सी होगी? अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड पे क्या देगी? रेंट देगी, यानी कि हाउस होल्ड को रेंट रिसीव होगा। लेबर को क्या होगा? वेजेस पे करेंगे, और एम्प्लॉयर्स है तो सैलरी आएगी। ठीक है, कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारे के सारे इनकम हैं जो हाउस होल्ड को पे किए जाएंगे फर्म के द्वारा। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, सारे के सारे इनकम जनरेशन है तो इनकम फेज में जनरेट होगी किसकी? हाउस होल्ड की। कि लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट,
लेबर पे वेजेस और एम्प्लॉयर्स पे सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट। सर्कुलर फ्लो। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्लो। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो टाइप्स ऑफ फ्लो, बेटा दो तरह के फ्लो होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो से आपको समझ में आ रहा होगा वो फ्लो जहां पे मनी का फ्लोटेशन हो रहा है, मनी के जनरेशन हो रही है। तो देखिए अगर मैं इस टू सेक्टर इकोनॉमी में बात करूं तो कहां कहां पे मनी का फ्लो हो रहा है। एक तो यहाँ पे जैसे हमारा ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे ही तो पढ़ा था हमने। तो अगर मैं मनी की बात करूं तो हमारा एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक सेकंड में हो रहा है। तो सबसे पहले तो पेमेंट यानी कि मनी की फॉर्म में हो रहा है तो सेकंड पे हो रहा है, और किस में हो रहा है, थर्ड में। यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो मेरे क्या है, मनी फ्लो है। क्या है, मनी फ्लो, जिसमें मनी का फ्लो होता है। और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ आ रही है, एक तो वन पे आ रही है, फैक्टर सर्विसेज पे कर रहे हैं ना, हाउस फैक्टर सर्विसेज जा रही है हाउस होल्ड से फर्म पे, और फर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्थ पे गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों ये दो टाइप के फ्लो हैं जो इस टू सेक्टर इकोनॉमी से जनरेट होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो में मनी का जनरेशन होगा, मनी का फ्लो होगा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो होगी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। समझ में आया। अच्छा, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। दूसरा नाम, बहुत लोगों के निकनेम होते हैं, प्यार से हम बुलाते हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, प्यार वाला नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। समझ में आया। रियल फ्लो का रियल फ्लो ही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मनी फ्लो के अंदर मनी का फ्लो होगा, जो भी मनी का फ्लो होगा, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट 1 में हमने सेक्टर्स पढ़े और सर्कुलर फ्लो पढ़ा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्लो, दो तरीके के फ्लो हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ कि डिफरेंस वाइज हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो देखिए बच्चों, मीनिंग क्या है रियल फ्लो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें किसका फ्लो होता है, गुड्स और सर्विसेज का, और मनी फ्लो में किसका फ्लो होता है, मनी का। ठीक है, ये तो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि मनी फ्लो में मीन्स मनी का फ्लोटेशन होगा। ठीक है, काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स। हमने दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करी, तो दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और इसमें किसका एक्सचेंज होगा, मनी का, बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म। थर्ड क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। बच्चों देखो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज में क्या है, क्योंकि मैं रियल फ्लो की बात करूं तो इसमें मनी का कोई टर्म नहीं है, तो इसमें बार्टर की प्रॉब्लम आती है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जब मनी नहीं था तो लोग प्रोडक्ट के बदले, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को चावल चाहिए और किसी सामने वाले बंदे को मैदा चाहिए, मान के चलिए कोई फ्लावर चाहिए या मैदा चाहिए, तो मैं उसके घर गई कि भाई मेरे को ना चावल चाहिए, तो उसने बोला मुझे मैदा चाहिए या आटा चाहिए, तो मैंने कहा हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते, तो ये बार्टर सिस्टम है। बट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये हम मनी में पढ़ेंगे। पर यहाँ अभी ये समझ लो कि बार्टर में ये प्रॉब्लम आने लगी कि एक्सचेंज नहीं होने लगा। उसमें जो एक्सचेंज था जरूरी नहीं है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल भी जाए, तो इसलिए उसमें डिफिकल्टी आने लगी। तो डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि जो मुझे गुड चाहिए वो सामने वाले पे अवेलेबल हो, तो इसीलिए ये डिफिकल्टी आने लगी। मनी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मनी तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, पैसा दो और कोई भी गुड और सर्विसेज परचेज करो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं और इसे नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था सेकंड कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो ये है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है कि इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है।
वो मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये टॉपिक भी मान सकते हैं, टॉपिक है इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। लाइकवाइज फ्लो जैसे 2 टाइप के थे, मनी और रियल, ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल भी 2 टाइप्स के हैं, स्टॉक और फ्लो। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 वेरिएबल हैं, स्टॉक और फ्लो। बेटा वेरिएबल मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज होते रहे, फिक्स्ड ना रहे। वेरिएबल का मतलब ये है चेंजेबल, डायनामिक, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या ओवर ऑफ टाइम में चेंज होते रहे ऐसे फैक्टर्स या ऐसी सर्विसेज जो टाइम पीरियड में चेंज होती रहे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं है कि अब आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कल इतना होगा, तो वो चेंज हो रहा है ना। पर्सन की डिमांड, पर्सन की सप्लाई, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारे जो फैक्टर्स है ये वेरिएबल इन नेचर है, ये फिक्स्ड नहीं है, चेंज डे टू डे, ईयर टू ईयर, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक में क्या है, which या it can be measured at a point of time. Don't forget this term, point of time. This is the main difference between the stock and the flow, कि इसको हम मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। फ्लो में क्या आता है, which can be measured over a period of time. Over a period of time मतलब उस पीरियड में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसको तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रही हूं और इसको मैं क्या कर रही हूं, यहां से लेके यहां तक ऐसे चल गया, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी को 2024-25 में कितना प्रॉफिट हुआ, ये फ्लो में आ गया, क्योंकि पूरे साल का पूछा जा रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूछा जा रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं कि आपकी पॉकेट में या मेरी पॉकेट में एट प्रेजेंट कितना मनी है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, उसी वक्त तुरंत की बात की जाएगी, और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी। समझ में आया? इसमें मैं एग्जांपल और देती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम में के अभी अगर मैं अभी की बात करूं, अभी आज 1 अप्रैल को कितने स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये देख चुके हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, देख रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कि 1 महीने में या 2 महीने में मेरे चैनल पे कितने बच्चे ये वीडियो देख चुके हैं, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो समझ में आया? उस पर्टिकुलर टाइम की बात की जाएगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात की जाएगी, तो स्टॉक है। और फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप इसको नाम से भी समझिए। देखिए स्टॉक मतलब उसी वक्त, तुरंत उसी वक्त। फ्लो मतलब पूरे साल का या पूरे ईयर का या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से दूसरे पर्टिकुलर टाइम तक, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो समझ में आया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं। जैसे मान के चलिए ये टैप है और ये बकेट है, ठीक है। अब इसमें से पानी गिर रहा है। अब जो पानी गिर रहा है दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बात कर रहा है उस टाइम की, टाइम डायमेंशन आ गया ना उस टाइम की, कि पानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और कितना पानी फिल्ड अप हो गया, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। कि बकेट में उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी भर गया, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया? और एग्जांपल देती हूं। जैसे स्टॉक में क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल क्यों आएगा स्टॉक में? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये पूछा जाता है कि भैया
उस पूरे फिस्कल ईयर की, उस पूरे कैलेंडर की कैपिटल कितनी है। कैपिटल तो ऐसे ही दिखाई जाती है, या तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है या ओपनिंग कैपिटल कितनी है, तो इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगी। फ्लो कॉन्सेप्ट में आएंगे हमारे जो पूरे साल होने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, पूरे साल का निकाला जाता है ना। लॉस हो गया, ये पूरे साल की निकाला जाता है। सेविंग्स हो गई इंसान की, पर्सन सेविंग करता है तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सेविंग नहीं कर रहा, पूरे साल भर में जितनी उसने सेविंग की, ये 6 महीने में, ये पूरे जो भी ईयर में उसने की, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ में आया। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच। तो देखिए बेसिक मीनिंग क्या है, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया उस पर्टिकुलर टाइम पे इसको मेजर किया जाएगा। फ्लो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि उसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, और इसमें टाइम डायमेंशन होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पूरे साल का निकालें और इसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। समझ में आया। ये क्या है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये एक स्टेटिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे होते हैं। डायनेमिक यानी कि चेंजेबल है, भाई पूरे साल भर का निकाल रहे हैं, पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेबल है। बेसिकली कैसा है, चेंजेबल कॉन्सेप्ट है, और ये एक फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता, स्टेटिक है। समझ में आया। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं आज की बात करूं, आज 1 अप्रैल में इंडिया की पॉपुलेशन आज क्या होगी, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो में नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2025, यानी कि पिछले साल कितने लोगों ने जन्म लिया, पूरे देश की इनकम पिछले साल कितनी रही होगी। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग मार्च 2025, यानी कि साल भर में जो लास्ट मार्च टू अब तक आ गया कि कितनी मारुति कार मैन्युफैक्चर की जा चुकी है, तो ये टाइम डायमेंशन शो कर रहा है, ये पूरा ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे शो कर रहा है। समझ में आया बच्चों हमारा ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट में स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो और समझाती हूँ, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। बहुत अच्छे से समझा है, और आप अपने बुक से भी इसको रीड कीजिएगा। तो देखिए कंक्लूजन ऑफ सर्क्यूलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अगर सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी की मैं बात करूं, तो उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सर्क्यूलर फ्लो है वो दो सेक्टर के बीच है, फर्म और हाउस होल्ड। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का बाय फर्म के थ्रू, उतना ही कंजम्पशन कर रहे हैं हाउस होल्ड। यानी कि जितना प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का फर्म्स कर रही हैं, उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि बच कुछ नहीं रहा है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। लिखा है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। यानी कि कोई भी गुड एंड सर्विसेज बच नहीं रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म। जितना फर्म पेमेंट कर रही है उतनी ही हाउस होल्ड की इनकम है। अगर फर्म 100 रुपीज पे कर रही है तो उतनी ही हाउस होल्ड की इनकम होगी। जाहिर सी बात है ना कि जितना पेमेंट मिल रहा है उतनी ही सामने वाले की इनकम है। तो फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। नेक्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है हाउस होल्ड, उतनी ही उसकी फैक्टर इनकम हो रही है, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। समझ में आया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। कि जितनी रियल फ्लो यानी कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, उतना ही मनी भी फ्लो हो रहा है। देखो बच्चों ये सारी चीजें इक्वल क्यों है, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, चीजें वहीं घूम रही हैं। बिल्कुल ऐसी सर्क्यूलर मोशन का मतलब ही क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आना, फिर वापस वहां जाना, फिर वापस वहां। तो सर्क्यूलर उन्हीं 2 सेक्टर्स के बीच हो रहा है। तो इसलिए जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजप्शन हो रहा है, जितना पेमेंट है उतनी ही इनकम है।
इसीलिए ये पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब छोटा सा होमवर्क आपके लिए, जो मैंने आपको स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने गिवन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ करके, जैसे फर्स्ट है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, कि मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया 31 मार्च 2026 को, तो पर्टिकुलर टाइम पे किया होगा ना। अगर मैं कल की बात करूं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया था। बाकी ये जो चीजें, ये जो 4 बचे 2 3 4 5, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे, स्टॉक में आएंगे या फ्लो में आएंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट अब हम बीएस की क्लास लगाऊंगी मैं, ऑल्टरनेट डेज हमारा ये रहेगा, 1 डे इकोनॉमिक्स 1 डे बीएसटी, ऐसे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो भी मैंने आपको समझाया है, प्लीज जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है, उससे एक बार रीडिंग जरूर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है और बुक्स में क्या है। समझ में आया? मैंने आपको बहुत छोटे से छोटा टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझाया है, अच्छे से पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।